जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे लुसेंट सीरीज में ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक तथा उपनिषद। इससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि जो यूट्यूब चैनल है पाठशाला एकेडमी, उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास ये वीडियो जा सके। स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं। संहिता। संहिता किसे कहते हैं हम लोग? मतलब संहिता किसे कहा जाता है? संहिता जो 4 वेद है उसी को संहिता कहा जाता है। यानी संहिता के पश्चात ब्राह्मणों, अरण्यकों तथा उपनिषदों का स्थान है। इनसे उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। जो ब्राह्मण ग्रंथ है, अरण्यक है, उपनिषद है, उससे हम लोग क्या प्राप्त होता है? तो उत्तर वैदिक कालिक समाज एवं संस्कृति के विषय में हम लोगों को पता चलता है। उत्तर वैदिक काल के लोग का समाज कैसा था, संस्कृति कैसा था। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक साहित्यों की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए हैं। यानी जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसको लिखने का उद्देश्य है कि वो वैदिक साहित्य जो है, जैसे वेद है, ये सब को वो क्या करता है? व्याख्या करता है। प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है, जिसे सारणी में दिया गया है। यानी हर संहिता यानी हर वेद के लिए उनका एक ब्राह्मण ग्रंथ है। वो ब्राह्मण ग्रंथ क्या क्या है आगे हम लोग देखते हैं। तो ऋग्वेद के लिए 2 ब्राह्मण ग्रंथ है, एक ऐतरेय और दूसरा है कौशितकी। ऐतरेय और कौशितकी, ये ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। यजुर्वेद के भी 2 ब्राह्मण ग्रंथ है। कौन कौन? तैत्तिरीय और शतपथ। कौन कौन? तैत्तिरीय और शतपथ। सामवेद के पंचविश है और अथर्ववेद के गोपथ। अथर्ववेद के क्या है? गोपथ। सामवेद के क्या है? पंचविश। इन ब्राह्मण ग्रंथों से हमें परीक्षित के बाद और बिंबिसार के पूर्व की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। जो ब्राह्मण ग्रंथ है उससे हम लोगों को किस किस चीज़ का ज्ञान प्राप्त होता है? तो जो राजा परीक्षित थे उनके बाद का घटना के बारे में, और बिंबिसार जो राजा थे उनके पहले की घटना के बारे में हम लोग को इससे पता चलता है। ऐतरेय में राजाभिषेक के नियम एवं कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। ऐतरेय जो ग्रंथ है उसमें राज्याभिषेक कैसे होता है उसका नियम बताया गया है और कुछ राजाओं का नाम दिया गया है। शतपथ है, शतपथ जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसमें राजा गंधार यानी गंधार राज का, सल राज्य का, कैकेय, कुरु, पंचाल, कौशल और विदेह आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है। यानी शतपथ में भी राजाओं का उल्लेख है। उसमें कौन कौन सा राजा? गंधार राजा। गंधार राजा कौन? जो शकुनी का राज था, तो वो गंधार राज है। सल, कैकेय, कुरु, पंचाल, कौशल, विदेह राजाओं का उल्लेख मिलता है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। जो वैदिक साहित्य है, जो हमारा वेद है, उसके बाद शतपथ ब्राह्मण का ही स्थान मिलता है। यानी अगर उसको क्रम में देखा जाए तब अरण्यक में यज्ञ से जुड़े कर्मकांडों की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। जो अरण्यक है उसमें हमको क्या क्या चीज़ से जुड़े हुए ज्ञान मिलता है? तो यज्ञ से, कर्मकांडों से की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति मिलती है। उपनिषदों की संख्या 108 है। इनमें 13 को मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया है। उपनिषद की संख्या कितने है? 108। लेकिन मूलभूत उपनिषद कितने हैं? 13। मूलभूत उपनिषद की श्रेणी में कितना रखा गया? 13 को। इसमें यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, शरीर, ब्रह्मांड, आत्मा तथा ब्रह्म की व्याख्या की गई है। इसमें भी जो ये उपनिषद है उसमें क्या क्या व्याख्या की गई है? तो यज्ञ से जुड़े हुए दार्शनिक विचार, शरीर, ब्रह्मांड, आत्मा एवं ब्रह्म की व्याख्या की गई है। आगे चलते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि किस
मतलब स्त्री की व्याख्या की गई है सभी ब्राह्मण ग्रंथ में, तो किस ब्राह्मण ग्रंथ में क्या की व्याख्या किया गया है इसके बारे में पढ़ेंगे। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयनी संहिता से प्राप्त होती है। जो मैत्रेयनी संहिता है उससे स्त्री, उसमें क्या क्या व्याख्या की गई है, उसमें सबसे ज़्यादा स्त्री की गिरी हुई स्थिति के बारे में बताया गया है, जिसमें जुआ और शराब की बातें स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। मैत्रेयनी संहिता में बताया गया है कि जो जुआ है और शराब है उसी के भांति स्त्री भी पुरुष का तीसरा दोष है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। जो शतपथ ब्राह्मण है उसमें स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी बताया गया है, यानी पुरुष, यानी जो स्त्री है पुरुष की आधा अंग है। अर्धांगिनी का मतलब यही हुआ। ज्वालोपनिषद में चारों आश्रम का उल्लेख किया गया है। जो उपनिषद है ज्वालोपनिषद, उसमें चारों आश्रम की उल्लेख किया गया है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। जो स्मृति ग्रंथ है उनमें सबसे प्राचीन और प्रामाणिक अगर कोई स्मृति ग्रंथ है तो वो मनुस्मृति है। यह शुग काल का मानक ग्रंथ है। जो मनुस्मृति है वो शुग काल में लिखा गया है और उसी का मानक ग्रंथ है, यानी शुग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। जो नारद स्मृति है वो गुप्त युग के बारे में हम लोग को ज्ञान प्राप्त करता है। वेदांग एवं सूत्र। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई। यानी वेद जो है हमारा 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उसको समझने के लिए, सही ढंग से समझने के लिए कितने वेदांग रचना की गई है, तो 6। कौन कौन? शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद एवं ज्योतिष, है ना। 6 वेदांग है। शिक्षा का मतलब होता है शुद्ध उच्चारण शास्त्र, यानी आप शिक्षा, अगर आप शिक्षा का ज्ञान है तो वो शुद्ध उच्चारण शास्त्र की ज्ञान हो गई। कल्प मतलब कर्म कांडीय विधि। निरुक्त मतलब शब्दों की उत्पत्ति का शास्त्र, यानी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुआ उसके बारे में जाना जाता है। व्याकरण, छंद एवं ज्योतिष में जानते हैं हाथ देखा जाता है, ज्योतिष बताया जाता है। व्याकरण जानते हैं कि कैसे सही लिखा जाता है ना। वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया। वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए कौन सा साहित्य आया? सूत्र साहित्य। श्रौत गृह एवं धर्म सूत्रों के अध्ययन से हमें यज्ञीय विधि विधानों, कर्मकांडों तथा राजनीति विधि एवं व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण बातें ज्ञात किए जाते हैं। आगे प्रमुख सूत्रकारों में गौतम, बौधायन, आपस्तंभ, वशिष्ठ आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। सूत्रों में गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीन माना जाता है। जो सूत्र लिखा गया था उस सूत्रों में सबसे ज़्यादा प्राचीन कौन सा है? गौतम धर्म सूत्र। पुराण पढ़ेंगे हम लोग। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। यानी जो भारत में ऐतिहासिक कथाओं था, जो कथा थी, उसका सबसे अच्छा क्रमबद्ध जो विवरण है वो हमें पुराणों में देखने को मिलता है। इसके रचयिता कौन थे? तो लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र उग्र सर्वा माने जाते हैं। यानी बाप बेटा दोनों मिलकर पुराण को लिखे थे, ऐसा माना जाता है। इनकी संख्या 18 है। इसमें से केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्रह्मन एवं भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। यानी जो 18 पुराण है उसमें से केवल 5 पुराण, मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्रह्मन एवं भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। तो चलिए देखते हैं किस पुराण में किस वंश से संबंधित है। कौन सा पुराण? विष्णु पुराण जो है मौर्य वंश से संबंधित है। याद कैसे रखेंगे? तो कृष्ण जी मोर लगाते थे और वो विष्णु का अवतार थे, तो विष्णु पुराण मौर्य वंश। मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन वंश। मत्स्य पुराण कहाँ? आंध्र सातवाहन, है ना। वायु पुराण
गुप्त वंश, वायु गुप्त होता है तो गुप्त वंश। आगे, पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं, यानी सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं जिससे हर कोई समझ सके। स्त्रियों तथा शूद्रों जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, यानी जो स्त्री और शूद्र जो लोग थे उनको वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वो भी पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। पहले के ज़माना में, यानी एंशियंट भारत में अगर जाया जाए तो मंदिरों में पुराणों का पाठ किया जाता था और सब लोग बैठकर सुनते थे। सामाजिक एवं संस्कृति दृष्टि से अग्नि पुराण का काफ़ी महत्व है। अगर समाज और संस्कृति की दृष्टि से देखा जाए तो अग्नि पुराण का काफ़ी महत्व है हमारे समाज में, जिसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण भी दिया गया है। इसमें अग्नि पुराण में किसका विवरण दिया गया? तो राजतंत्र और कृषि संबंधी विवरण। अब हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध, जैन एवं अन्य साहित्य। जातक में बुद्ध की पुनर्जन्म की कहानी वर्णित है। जो जातक है, जातक एक ग्रंथ है जो बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, उसमें बुद्ध का पुनर्जन्म की कहानी वर्णित है। हीनयायन का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है। हीनयान कौन है? बौद्ध का एक शाखा था, हीनयान और महायान, है ना। तो उसी का एक शाखा हीनयान था, उनका एक प्रमुख ग्रंथ है कौन सा? कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है, यानी अलग अलग कहानी के साथ महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है। जैन साहित्य को आगम कहते हैं, यानी जो जैन साहित्य है उसको क्या कहते हैं? आगम। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र से ज्ञात होता है, यानी जैन धर्म जो है उसका प्रारंभिक इतिहास किस पुस्तक से ज्ञात होता है? तो कल्प सूत्र। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। यानी भगवती सूत्र जो पुस्तक है उसमें महावीर के जीवन कृत्य, यानी जीवन में क्या क्या किए और उनके समकालीन कौन थे उनके बारे में विवरण मिलता है। आगे पढ़ते हैं अर्थशास्त्र। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य थे। चाणक्य जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में के मंत्री थे और उनके मतलब खास एडवाइजर भी थे, सलाहकार थे, जिनको कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। यह जो अर्थशास्त्र है यह 15 अधिकरणों और 180 प्रकरणों में विभाजित है ना। यानी 15 अधिकरण, यानी 15 उसमें लेसन होगा और अधिकरण यानी 180 घटना, उसमें 180 टॉपिक होगा। इस तरह से वो बनाया गया है। इससे मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। जो अर्थशास्त्र पुस्तक है जिसे चाणक्य ने लिखे हैं उससे मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। और इसका अनुवाद कौन किए हैं अर्थशास्त्र का? तो श्याम शास्त्री। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं का क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हण के द्वारा किया गया था। कल्हण एक थे व्यक्ति जो संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखा, है ना। कल्हण द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी है, यानी राजतरंगिणी का लेखक कौन हुए? कल्हण हुए। राजाओं की नदी, जिसका अर्थ राजतरंगिणी का अर्थ होता है राजाओं की नदी। इस ग्रंथ में 8 सर्ग हैं, उसी तरह लेसन की तरह सर्ग है। इसमें तरंगों की संज्ञा दी गई है। इसमें परम से लेकर 12वीं सदी तक के कश्मीर के शासकों का वर्णन है। इस यानी जो राजतरंगिणी है इसमें कश्मीर के शासकों के बारे में लिखा गया है। तो कब से कब तक? तो प्रारंभ से लेकर और 12वीं सदी तक। अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा, जिसका लेखक है अली अहमद, में सुरक्षित है। जो अरब थे वो सिंध पर विजय प्राप्त किए थे, उसका जो वृत्तांत है, उसका जो कहानी है चचनामा में लिखा गया है। इस चचनामा का लेखक कौन है? तो अली अहमद। अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। कौन? अष्टाध्यायी। कौन सा पुस्तक? तो अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। के लेखक पाणिनि है, यानी अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि। इससे मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगनी राजनीति अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है।
यानी जो अष्टाध्यायी है उसमें हम लोगों को मौर्य काल के से पहले के इतिहास के बारे में हम लोगों को जानकारी मिलता है, और मौर्य युग में जो राजनीति अवस्था है उसके बारे में भी जानकारी मिलती है। अष्टाध्यायी में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ है। जो अष्टाध्यायी है पाणिनि का पुस्तक है जिसका लेखक पाणिनि है, उसमें सबसे पहले लिपि, जैसे देवनागरी लिपि, रोमन लिपि, इसका सबसे पहले लिपि शब्द का प्रयोग जो है अष्टाध्यायी में ही किया गया है। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। कात्यायन की गर्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है, यानी कात्यायन एक लेखक है, उनका एक गर्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है, यानी गर्गी संहिता नाम का एक पुस्तक है जिसका लेखक कात्यायन है, वो एक ज्योतिष ग्रंथ है। फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है, यानी गर्गी संहिता में भी एक ज्योतिष ग्रंथ होते हुए भी इसमें क्या भारत पर यवन आक्रमण जो किए थे उनके बारे में भी हम लोगों को यहाँ उल्लेख मिलता है। पतंजलि पुष्यमित्र सुग के पुरोहित थे, है ना। पुष्यमित्र सुग वंश का संस्थापक थे, सुग वंश का एक राजा थे, और उनका पुरोहित थे कौन? पतंजलि। जैसे हम लोग का भी पुरोहित अभी रहते हैं। इनके महाभाष्य में सुगों के इतिहास का पता चलता है, यानी महाभाष्य जो लिखे हैं उसमें सुगों का इतिहास के बारे में पता चलता है। आगे चलते हैं। विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। हम लोग को विदेशी यात्रियों से भी कुछ जानकारी मिली होगी क्योंकि विदेशी लोग आक्रमण किए थे। यूनानी रोमन लेखक टेशियस, यह ईरान का राजवैद्य था। टेशियस जो था ईरान का राजवैद्य था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है, यानी भारत के संबंध में एक ऐसा कहानी बताया है जो अविश्वसनीय है। हेरोडोटस, इसे इतिहास का पिता कहा जाता है, यानी इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस किसे कहते हैं? ईरान को। यानी जो हिस्टोरिका में लिखा है हेरोडोटस ने, कब का इतिहास लिखा है? तो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व की। और किसके बारे में लिखा है? तो भारत और फारस का जो संबंध है उसका वर्णन किया है, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। जो हेरोडोटस का विवरण है, यानी जो हेरोडोटस लिखा है वो भी अफवाहों पर आधारित है, बस एक अफवाह है। सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निर्याकस, अनेसिक्रटस तथा अरिस्टोबुलस के विवरण अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय है। सिकंदर के साथ कौन कौन सा लेखक आए थे? निर्याकस, अनेसिक्रटस, अरिस्टोबुलस। ये विश्वसनीय है, इसके द्वारा जो विवरण दिया गया है वो प्रामाणिक है और विश्वसनीय है। मेगास्थनीज थे एक। मेगास्थनीज यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य एक राजा थे मौर्य वंश का, और इनके दरबार में आए थे कौन? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज किसके राजदूत थे? सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगनी समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। इंडिका किनका पुस्तक है? तो मेगास्थनीज का। यानी इंडिका का लेखक कौन है? मेगास्थनीज। और इंडिका में किसका विवरण मिलता है? तो मौर्य युगनी समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा गया है, यानी उस संस्कृति, यानी उस समय का संस्कृति क्या रहा है इसके बारे में लिखा गया। डायमेकस, यह सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था। सीरिया का नरेश था कौन? अंतियोकस। उसका राजदूत कौन था? डायमेकस, जो बिंदुसार के दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के बेटा हुए, है ना, और इनके दरबार में डायमेकस आया था। डायोनिसियस, यह मिस्र नरेश टॉलमी फलेडेल्फस का राजदूत था। डायोनिसियस जो था मिस्र नरेश फलेडेल्फस का राजदूत था जो अशोक के दरबार में आया था, है ना। और बिंदुसार, यानी बिंदुसार का बेटा कौन था? अशोक था। टॉलमी, इसने 2री सदी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी,
यानी भारत का भूगोल एक पुस्तक है, उसका लेखक कौन है? टॉलमी। कब लिखा गया? 2री सदी में। प्लिनी, इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी, यानी नेचुरल हिस्ट्री का लेखक प्लिनी है। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है। जो नेचुरल हिस्ट्री है उसमें यानी नेचर के बारे में ही बताया गया है, पशु के बारे में बताया गया है, पेड़ पौधा के बारे में बताया, खनिज पदार्थों के बारे में बताया गया है। और नेचुरल हिस्ट्री का लेखक कौन है? प्लिनी। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी के लेखक के बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इसका लेखक जो है 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। उसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में, यानी व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है। तो स्टूडेंट्स, आज इतना ही रहने देते हैं। पाठशाला एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।